हेलो दोस्तों। इसके पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में आप लोगों को सेक्शन 13 तक मैंने पढ़ा दिया था। आज सेक्शन 14 की बारी है। सेक्शन 14 थोड़ा बड़ा है, तो आज एक लेक्चर में केवल सेक्शन 14 समझेंगे क्या है। ठीक है, तो आइए आप लोगों को सबसे पहले सेक्शन 14 में क्या चीज़ बताता है। किस चीज़ का अस्तित्व, किस चीज़ का अस्तित्व, मन का, शरीर की दशा का और शारीरिक संवेदना का। मन का, शरीर की दशा का और शारीरिक संवेदना का। तो तीन चीज़ का इसमें दिखाता है अस्तित्व। अस्तित्व मतलब क्या है? अगर मन की दशा को जानना हो तो हम कैसे जानेंगे कि वो मन की दशा है। शरीर की दशा के बारे में जानकारी रखनी हो तो कैसे जानेंगे शरीर की दशा है। शारीरिक संवेदना के बारे में जानकारी जानना हो तो कैसे जानेंगे वो शरीर की संवेदना है। इसको पढ़ते हैं बीएसए के सेक्शन 12 के साथ रेड विथ। इतना हो गया। अब आप आ जाओ। ये सेक्शन पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर सेक्शन 14 आपको पढ़ा दूंगा मैं। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ है? स्टेट ऑफ माइंड। इसको मैंने बना के लिख दिया क्योंकि मैं जब लिखता था तो अच्छा लिख नहीं जाता था, इस वजह से मैंने बना के इसे डाल दिया है। तो समझिए क्या कहता है। कहता है इसमें क्या क्या तीन चीज़ें, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बना लेना आप लोग। स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडी फीलिंग। मतलब क्या हो गया इसका? मन की दशा, स्टेट ऑफ माइंड मतलब मन की दशा, स्टेट ऑफ बॉडी मतलब शरीर की दशा, स्टेट ऑफ बॉडी बॉडली फीलिंग मतलब क्या हो जाएगा? शारीरिक संवेदना। और ये क्या है? ये क्या है? विवादक है या सुसंगत होने पर क्या होगा? ऐसे फैक्ट को हमको दिखाना पड़ेगा। सोइंग लिखा है, ऐसे फैक्ट को दिखाना पड़ेगा जो क्या दिखाता हो? स्टेट ऑफ माइंड के बारे में। ऐसे फैक्ट को हमको प्रस्तुत करना पड़ेगा जो स्टेट ऑफ बॉडी को दिखाता हो। और ऐसे फैक्ट को प्रस्तुत करना पड़ेगा जो स्टेट ऑफ बॉडली फीलिंग दिखाता हो। 12 बता। ऐसे तथ्य को हम प्रस्तुत, देखो क्या विवादक है। सबसे पहले ये तीन चीज विवादक है। SOM, SOB, ऐसे याद कर लो, SOBF। ठीक है, तो स्टेट ऑफ माइंड विवादक है, स्टेट ऑफ बॉडी विवादक है या स्टेट ऑफ बॉडली फीलिंग विवादक है। तो कैसे फैक्ट दोगे? तुम स्टेट ऑफ माइंड से संबंधित है तो फैक्ट न्यायालय में रखोगे, तभी तो उसको साबित करोगे। आप लोग स्टेट ऑफ बॉडी से संबंधित कोई तथ्य होगा उसको न्यायालय, अगर स्टेट ऑफ बॉडी विवादक है या सुसंगत है तो उससे संबंधित कोई तथ्य की सर ये विवादक पैदा करता है, ये इससे कोरिलेट सुसंगत होता है, वो वैसा फैक्ट आप लोग प्रस्तुत करोगे। अगर स्टेट ऑफ बॉडी फीलिंग से संबंधित कोई तथ्य न्यायालय, जैसे आप एक साधारण भाषण, आप न्यायालय में एक जज के रूप में बैठे हुए हो, आपके सामने ये प्रश्न आया कि क्या स्टेट ऑफ माइंड क्या चीजें हैं, तो तुम आप लोग वकील से क्या कहोगे? वकील से ये कहोगे कि आप ऐसा फैक्ट प्रस्तुत करो जो स्टेट ऑफ माइंड को या तो विवादक बनाता हो या उसे सुसंगत बनाता हो। तो क्या कहोगे? क्या आपके सामने आना चाहिए? वकील को क्या प्रस्तुत करना चाहिए आपके सामने? आपके सामने उसको ऐसे फैक्ट प्रस्तुत करने चाहिए जो स्टेट ऑफ माइंड को विवादक बनाते हो या सुसंगत बनाते हो। अगर आपके सामने प्रश्न हो कि स्टेट ऑफ बॉडी क्या होगी, तो आपको कैसा आपके तब फैक्ट चाहिए? स्टेट ऑफ बॉडी को जो विवादक या सुसंगत बनाता हो वैसा फैक्ट आपको चाहिए। अगर स्टेट ऑफ बॉडी फीलिंग से संबंधित कोई चीज आपके सामने आता है, आप जज के रूप में बैठे हो, तो फिर आप क्या आपको वकील आपके सामने कैसा फैक्ट प्रस्तुत करेगा, तब उसे साबित आप मान लोगे या तो विवादक तथ्य से संबंधित या सुसंगत तथ्य से संबंधित। तो इतनी चीजें आ गई समझ में? ठीक। अब आप लोगों को आगे देखा जाए आगे क्या दिया। अब आप सोच रहे हो स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडी फीलिंग, तो मैं इसका उदाहरण कुछ लेके आ गया हूं जो मैं आपको बता दे रहा हूं, आप आसानी से समझ जाओगे आप लोग क्या होता है स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी और स्टेट ऑफ बॉडी फीलिंग। आप स्टेट ऑफ माइंड को जानोगे इंटेंशन, आशय से। अब जैसे देखिए, पहले आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा ना, फैक्ट पढ़ा होगा। फैक्ट कैसे होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक तथ्य होता है, एक मानसिक तथ्य होता है। तो स्टेट ऑफ माइंड जो है और मानसिक तथ्य को कैसे साबित किया जाएगा, ये किस सेक्शन में बताया गया है? मानसिक तथ्य को कैसे साबित किया जाएगा? सेक्शन 14 और सेक्शन 15 में बताया गया मानसिक तथ्य को कैसे साबित किया जाएगा।
तो अब आ जाओ, स्टेट ऑफ माइंड किसे कहेंगे? इंटेंशन। इंटेंशन कोई छू के या किसी चीज को इंद्रियों द्वारा तो नहीं इंटेंशन आप पता कर सकते हो। इंद्रियों द्वारा जो चीजें बोधगम होंगी वो भौतिक होंगी। तो इंटेंशन कैसा है? ये आपका मानसिक तत्व हो जाएगा, इसे आप छू के नहीं अनुभव कर सकते हो इंटेंशन को। नॉलेज, किसी का ज्ञान आप छू के दिमाग में घुस नहीं सकते, उसका क्या ज्ञान है, ठीक है। सद्भावना, गुड फेथ, किसी को ये नहीं सोचोगे कि ये काम कैसे गुड फेथ में कर रहा, कैसे उसको, तो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जैसे जान सकते हो कि ये काम इसने गुड फेथ में किया कि उसने किया। उसके कंडीशन, उसके जो कार्य होंगे, जो उसके तरीके होंगे, उससे हम जानेंगे कि उसने गुड फेथ में या कैसे कार्य किया। तो ज्ञान हो गया, सद्भाव हो गया, उपेक्षापूर्ण, जैसे कोई गाड़ी तेज चला रहा, अब आप कैसे जानोगे कि गाड़ी तेज चला रहा है? उससे बात करके, उससे बात करोगे तो उससे पूछा जाएगा कि भाई तुम इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे हो, तो वो कह देगा कि मुझे जल्दी जाना है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई वो, तो उसका इंटेंशन वहां पे पता चल जाएगा। और अगर वो बहुत तेज चला रहा, लापरवाही में चला रहा, उसका कोई मकसद ही नहीं निकला, तो वो उपेक्षावान हो जाएगा। उतावलापन से, कोई चीज उतावलेपन से, बहुत जल्दबाजी में कर रहे हो, ये कैसे? ये भी आपका माइंड से ही संबंधित है। इलविल, वैमनस्य किसी के प्रति रखते हो, ये भी आपका माइंड से संबंधित है। गुडविल, ये भी आपका क्या बोलते हैं, किसी के प्रति अच्छा आपका वो रहता है कि सम्मान से किसी व्यक्ति को देखते हो, वो भी आपका क्या, मानसिक फैक्ट है। इसके अलावा भी और फैक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल इतना है, इसके अलावा भी बहुत फैक्ट हैं। किसको? अब आ जाओ आप, इसके अलावा भी बहुत से फैक्ट हैं, जैसे हम कुछ उदाहरण बता देते हैं। कपट हो जाएगा, बेईमानी हो जाएगा, ये सब क्या, ये सब आपका सब मेंटल फैक्ट है। कपट भी मेंटल फैक्ट है। अब आप आ जाओ बॉडी। बॉडी को कैसे जानोगे कि बॉडी, अब बॉडी मान लो ओल्ड है, बूढ़े आदमी को देखो ओल्ड है बॉडी, कि यंग है बॉडी, कि हेल्दी है बॉडी, चल फिर पा रहा है कि नहीं, तो ये सब क्या है, टाल है कि नहीं, शॉर्ट है कि नहीं, तो ये सब क्या देखने से पता चल रहा है उसकी बॉडी की कंडीशन। बॉडी मतलब तुम देख सकते हो वो चीज। अब आ जाओ स्टेट ऑफ बॉडली फीलिंग। फीलिंग अब क्या होता है? जैसे तुम किसी चीज को छुओगे, छूने से क्या, गरम, गरम चीज, फीलिंग मतलब उसको छुओगे तो गरम महसूस होता है, तो कहोगे ये गरम है। छूने से अगर वो ठंडा महसूस हो रहा है तो वो ठंडा होगा। फीलिंग, सेंसेशन मतलब कोई सेंसेशन, झंझनाहट तुम्हारे अंदर, या कुछ चीजें ऐसे आ जा रही है किसी चीज को छूने से, वो भी तुम्हारी क्या होगी, फीलिंग। तुम काँप रहे हो, वो भी तुम्हारी फीलिंग हो। कराह रहे हो, ये भी तुम्हारी फीलिंग होगी। स्माइल कर रहे हो, ये भी तुम्हारी क्या है, फीलिंग है। तुम्हारे अंदर से कोई फीलिंग आएगी तभी तो तुम हंसोगे, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोगों को आ गई समझ में। तो अभी मैं केवल प्रोफार्मा बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ है, पहले इतनी चीज़ें आप दिमाग में रखो, फिर सेक्शन 14 शुरू करते हैं। सेक्शन 14 में अब आप आ जाओ, इलस्ट्रेशन दिए होंगे, 2 इलस्ट्रेशन दिए होंगे। एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा सेक्शन 14 में 16 दिए हैं, और ये इतने एक्सप्लेनेशन 378 आईपीसी में 16 एक्सप्लेनेशन दिए हैं, ठीक है। जिसमें 10 एक्सप्लेनेशन में 10 इलस्ट्रेशन में उसने चोरी बताया गया, 6 में चोरी नहीं बताई गई है कि कौन सी चीज़ें चोरी नहीं कराएंगी, कब किस कंडीशन। इसी तरह इसमें भी 16 दृष्टांत दिए, लेकिन इसमें मैं इंपॉर्टेंट दृष्टांत आप लोगों को बता दूंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्या क्या पूछे जाएंगे, अभी मैं बेयर एक्ट पढ़ाऊंगा तो उसको अंडरलाइन करता चलूंगा और इसको इंपॉर्टेंट लगवा दूंगा, ठीक। अब आ जाओ आप एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पे। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट क्या कहता है, इतनी चीजें समझ में आ गई ना। अब आ जाओ, जैसे फैक्ट कई तरीके होते हैं, फैक्ट कई हो जाएंगे, सामान्य फैक्ट भी होते हैं और एक विशिष्ट फैक्ट भी होते हैं, ठीक, फैक्ट होते हैं। देखो, तो आप लोगों को सबसे पहले एक चीज ये समझना चाहिए, सामान्य किसे कहते हैं और विशिष्ट क्या किसे कहते हैं। सामान्य फैक्ट किसे कहेंगे, विशिष्ट फैक्ट, फिर एक्सप्लेनेशन 1 आप पढ़ सकते हो। अब मान लीजिए किसी के पास 50 कुत्ते हैं, उदाहरण एक मैं दे रहा हूं, किसी के पास 50 कुत्ते हैं, अब 50 कुत्ते काट लेते हैं किसी को, मान लो 50 में से कोई कुत्ता किसी को काट लेता है, तो ये क्या हो गया, ये उसका जनरल फैक्ट हो गया। और मान लो 50 कुत्तों में एक कुत्ता है, वही बार बार लोगों को काट रहा है, तो कैसा फैक्ट हो गया, वो विशिष्ट फैक्ट हो गया, क्योंकि वो इंडिकेट कर दे रहा कि ए नाम का कुत्ता ही बार बार लोगों को काट रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये विशिष्ट फैक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या बताया गया है कि स्टेट ऑफ माइंड को सामान्य तरीके से नहीं लेंगे, ठीक है।
इसको विशिष्ट तरीके से विशिष्ट परिप्रेक्ष्य में लेंगे। स्टेट ऑफ माइंड को विशिष्ट परिप्रेक्ष्य में इसका रेफरेंस पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लो एक आदमी है, वो कई गाड़ियों को किराए पे देता है और उनकी सभी गाड़ियों में कुछ ना कुछ दोष है, उससे एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो उसका क्या सामान्य जनरल है। लेकिन अगर कोई उसके पास स्पेसिफिक गाड़ी है, उसी से बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, तो इसमें उसके लिए साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, उसको दोषी ठहराया जा सकता है। तो आप लोगों को सामान्य और विशिष्ट समझ में आ गई चीजें। ये हो गया। स्पष्टीकरण 2 में क्या हो गया, पूर्व दोष सिद्धि को सुसंगत बनाया गया। पूर्व दोष सिद्धि में क्या हो गया, स्टेट ऑफ माइंड, कि भाई उसने पहले भी इस टाइप के अपराध किए थे और इस टाइप के अपराध के लिए उसको पहले भी पनिशमेंट किया गया था। तो ये उसका क्या हो गया, पूर्व दोष सिद्ध। उसका क्या मानसिक हालत बताता है कि वो पहले भी इस तरीके से अपराध, तो पूर्व दोष सिद्ध भी स्पष्टीकरण 2 में बताया गया कि रिलेवेंट होगा। तो इसमें कितनी चीजें रिलेवेंट, 5 चीजें रिलेवेंट हो गई। क्या क्या रिलेवेंट हो गई, स्टेट ऑफ माइंड रिलेवेंट हो गया, स्टेट ऑफ बॉडी रिलेवेंट हो गया, स्टेट ऑफ बॉडीली फीलिंग रिलेवेंट हो गया, फिर उसके बाद स्पेशल फैक्ट्स रिलेवेंट हो गए, फिर उसके बाद पूर्व दोष सिद्धि रिलेवेंट। तो 5 चीजें रिलेवेंट हो गई। तो इतनी चीजें समझ में आ गई। अब आप आ जाओ सेक्शन 14 शुरू करते हैं। अब आपको सेक्शन 14 समझ में आ जाएगा, आई हो। हाँ, अब ध्यान से पढ़ना, ये एक एक चीज ध्यान से पढ़ना इसको बहुत। क्या कहता है, मन की या शरीर की दशा, शारीरिक संवेदना, अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य मतलब ऐसे तथ्य तो क्या बताते हो, मन की दशा बताते हो, शरीर की दशा बताते हो और शारीरिक संवेदना के बारे में बताते हो। मन की दशा, मन की कोई भी दशा, जैसे, अब जैसे आ गया मतलब मन की कोई भी दशा, और जैसे मतलब कुछ उदाहरण उसके दे दिए, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है, आशय हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, सद्भाव हो सकता है, उपेक्षा हो सकता है, उतावलापन हो सकता है, या किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति क्या हो सकता है, वैमनस्य हो सकता है, या सदिच्छा। सदिच्छा मतलब अच्छी इच्छा होगी, अच्छा उसके प्रति हम अच्छा सोचते होंगे। वैमनस्य मतलब उसके प्रति हम खराब सोचते होंगे, ठीक है, करने वाले, अथवा शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी दशा का क्या होता है, अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य सुसंगत हैं। जबकि ऐसे मन की या शरीर की संवेदना की किसी ऐसी दशा का अस्तित्व विवादक या सुसंगत हो। देखो किस किस चीज का बात में सुसंगत हो, वही तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि क्या विवादक हो, स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडीली फीलिंग। तो कैसे फैक्ट प्रस्तुत कर सकते हो, जो स्टेट ऑफ माइंड को दर्शाते हो, जो स्टेट ऑफ बॉडी को दर्शाते हो, जो स्टेट ऑफ बॉडीली फीलिंग को व्यक्त करते हो, तो ऐसे फैक्ट आप न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हो। स्पष्टीकरण भी आप लोगों को मैंने बता दिया था। क्या है, जो तथ्य इस नाते सुसंगत हैं, जो तथ्य इस नाते सुसंगत हैं कि वह मन की सुसंगत दशा के अस्तित्व को दर्शित करता है, उसे दर्शित होना चाहिए कि मन की वह दशा साधारण नहीं, देखो कह दिया यहाँ पे, साधारण नहीं अपितु क्या होनी चाहिए, विशिष्ट विषय के बारे में अस्तित्व में हो, मतलब उसके विशिष्ट चीजों के बारे में। अब आप आ जाओ इलस्ट्रेशन 2। किंतु जबकि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण में इस धारा के अर्थ के अंतर्गत उस अभियुक्त द्वारा किसी अपराध का कभी पहले किया जाना सुसंगत हो, तब ऐसे व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्धि भी क्या हो सकती है, सुसंगत तथ्य हो सकती। उसी प्रकार के अपराध पहले उसने किया और उसमें उसे दोषी ठहराया गया, तो वो भी सुसंगत हो सकता है। इतनी चीजें आ गई आपको समझ में सेक्शन 14। तो सेक्शन 14 में आप पकड़िए, सेक्शन 14 पूछेगा क्या है। सेक्शन 14 में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो इतना तो जानो, मन, शरीर और शारीरिक संवेदना, इनके बारे में अगर किसी विवाद या आप जज के रूप में बैठे हो, अगर आपके पास कोई विवाद आता है और उसमें कैसे मन से रिलेटेड कोई चीजें पता करनी हो आपको, और अगर किसी के शरीर के चीजों के बारे में पता करना, या किसी की शारीरिक संवेदना के बारे में कोई चीजें, तो आप क्या सेक्शन 14 का उपयोग कर सकते हो, सेक्शन 15 का उपयोग कर सकते हो। इतना तो जाने, सेक्शन 14 का उपयोग कर सकते हो, इतना तो आप लोगों ने जाना। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन, आ जाओ इलस्ट्रेशन जो इंपॉर्टेंट है। 16 इलस्ट्रेशन, 16 नहीं बता पाऊंगा,
जो इम्पोर्टेंट है वो बता दूंगा। अब देखिए इसमें क्या कहता है, का चुराया हुआ माल यह जानते हुए कि क्या है, वह चुराया हुआ है, प्राप्त करने का अभ्युक्त है, यह साबित कर दिया जाता है कि उसके कब्जे में कोई विशिष्ट चुराई हुई चीज थी। यह तथ्य कि उस समय जब उसके कब्जे में कोई चुराई हुई चीज थी, यह दर्शित करने की प्रवृत्ति रखने वाले होने के नाते सुसंगत है कि चीज़ें उसके कब्जे में थी, उनमें से हर एक और सबके बारे में वह जानता था कि वह चुराई हुई चीज़ है। तो अब इससे क्या हो गया, इससे क्या उसके नॉलेज से पता चलता है। नॉलेज क्या था उसको, कि वो सारी संपत्ति क्या थी, चुराई हुई। तो यहाँ क्या चीज़ हो गया, नॉलेज, ज्ञान। आज से कैसे, अब आज से कैसे, यहाँ उसका नॉलेज तुम देख रहे हो कि उसके पास जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी चीजें हैं, सब उसको नॉलेज है कि वो चुराई हुई हैं। तो उसे दोषी ठहराया जा सकता है कि हाँ ये चुराई हुई संपत्ति खरीदता है और बेचता है। तो पकड़ो यहाँ पे क्या, उसके नॉलेज से कि उसके पास जितनी संपत्ति है वो जानता है कि वो चुराई हुई संपत्ति है। अब जैसे आप कोई संपत्ति खरीद रहे हो और आपको पता नहीं है कि वो चुराई हुई नहीं है, तो आपको नहीं उसके लिए दंडित की, लेकिन आपको पता है कि वो चुराई हुई संपत्ति और चुराई हुई संपत्ति आप खरीद रहे हो, तो आपको माना जाएगा कि आपने चोरी किया है। अब आप आ जाओ, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप लोग ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान के आधार पे। इसमें क्या हो जाएगा, ज्ञान के आधार पे जाना गया उसका आशय क्या था। कैसे, ज्ञान के आधार में, कि भाई उसके कब्जे में जितनी भी चीजें थी वो चुराई हुई। तो पहला क्या पकड़ लिए यार, ये कैसे हो गई, ये मन की दशा हो गई। अब ज्ञान मतलब उसके मन की दशा हम पता किए। ऐसे आप ज्ञान से क्या, उसकी मन की दशा को मैंने पता कर लिया। अब आप आ जाओ इसमें इलस्ट्रेशन, कूटकृत सिक्के वाला तो जानते हो कि ये भी आसान है कि का पर किसी अन्य व्यक्ति के कूटकृत सिक्के या कपटपूर्वक परिधान करने का अभियोग है जिसे वह परिधान करते समय जानता। अब जैसे जानता था तो क्या हो जाएगा, ज्ञान था। अगर उसको ज्ञान था कि वो कूटकृत सिक्का है, अगर उसको ज्ञान था कि वो कूटकृत यानी कि जाली सिक्का है, तब तो वो दोषी होगा। अगर उसको ज्ञान ही नहीं था कि वो कूटकृत सिक्का है तो दोषी नहीं होगा। अब आप आ जाओ इलस्ट्रेशन 3 पे। ये क्या कहता है, इसी इलस्ट्रेशन पे एक मेंशन बना, सॉरी लिख नहीं जाता, मेसन वर्सेस किलिंग का केस आया था। कीलिंग, ठीक है, कब का केस है ये, 1699 का केस है ये। इसी केस में बताया गया था कि अगर कोई पशु अगर क्या बोलते किसी को नुकसान पहुंचाता तो उसका मालिक उसके लिए लायबिल होगा। लेकिन अब कंडीशन देखो क्या है, देखो इसमें क्या है, खा के कुत्ते द्वारा जिसका हिंसक होना खा जानता है, खा का कुत्ता है और जिसका हिंसक होना खा जानता है, कि जैसे मेरा कुत्ता है और मैं जानता हूं कि वो हिंसक है, किए गए नुकसान के लिए खापर का वाद लाता है। अब क्या वाद लाता है, नेक्स्ट पेज पे देखो क्या है, बड़ा कर लिया जाए इसको, हाँ क्या वाद लाता है, ये तथ्य कि कुत्ते ने पहले भी भा, माँ और या को काटा था या कि उन्होंने खा से शिकायत की थी कि वो सुसंगत है। तो इसमें क्या हो गया कि उसमें कहा गया कुत्ते ने पहले भी भा, माँ और या को काटा था, उसको ज्ञान था और उसको पहले ही बताया। तो इसमें क्या है, ये विशिष्ट फैक्ट हो गया। इलस्ट्रेशन जब तुम पढ़े तो ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक फैक्ट हो जाएंगे ये चीज़ें। मतलब उसको नॉलेज था ये कुत्ता जो मेरा है उसने पहले भी क्या बोलते हैं भामा और या को काटा था, और उसको जैसे एक कुत्ता मेरे पास है और मुझे पता है वो हिंसक है और भामा और या को वो पहले भी काट चुका, तो इसके लिए मुझे लायबिल ठहराया जा सकता है क्योंकि मुझे उचित सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक, तो ये हो गया गा भी क्या, उसके नॉलेज में ज्ञान। यहाँ भी उसका आशय पता चलता है कि उसको कोई चिंता नहीं थी कि उसका कुत्ता किसी को भी काटे उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। इससे ये निकाला जा सकता है। अब आप आ जाओ
घा छोड़ दो, अंगा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पहला वाला इलिस्ट्रेशन पूछा गया है, पहला इलिस्ट्रेशन पूछा गया, सी वाला कुत्ते वाला इलिस्ट्रेशन पूछा गया, दोनों पीटी में क्वेश्चन पूछा है। पीटी में दे देता है कि क्या बोलते हैं, ऐसे दे देगा आप लोगों को। कैसे दे देगा जानते हो? 2 मिनट बता रहा हूँ, वेट करो। जैसे ये चुराया हुआ माल वाला कह देगा, का चुराया हुआ माल या जानते हुए कि चुराया हुआ है प्राप्त करने का अभियुक्त है, या साबित कर दिया जाता है कि उसके कब्जे में कोई विशिष्ट चुराई हुई चीज थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार यह तथ्य कि उस समय उसके कब्जे में कई अन्य चुराई हुई चीजें थी या दर्शित करने की प्रकृति रखने वाले होने के नाते सुसंगत है कि जो चीजें उसके कब्जे में थी उनमें से हर एक और सब के बारे में यह जानता था कि वह चुराई हुई हैं। तो ऐसे इलिस्ट्रेशन दे देगा आपको, पूछेगा किस सेक्शन से, 13, 14, 15, 16, तो आपको ऑप्शन। तो जैसे ही आप देखना ज्ञान की चीजें देख लेना कि चुराया हुआ माल, तो ज्ञान कहाँ, 14, आशय कहाँ से पता करते हो, सेक्शन 14, तो तुरंत सेक्शन 14 आप ऑप्शन मार देना। और इसमें एक चीज मैं आप लोगों को भूल गया था, सॉरी बताना, सॉरी एक चीज भूल गया था, वो मैं बता देता हूँ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया तो पहले ये बता ही देता हूँ, सॉरी। जो 14 था ना, 14 का जो ये था ना कि जैसे आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन, तो एग्जाम में दे देगा आशय, ज्ञान, सद्भाव और हेतु, इनमें से धारा 14 में क्या किसका प्रावधान नहीं किया गया, हेतु का प्रावधान नहीं किया गया। तो इसको लाइन से याद कर लेना, कभी भी लाइन से पूछ लेता क्या क्या दिया, आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन, वैमनस्य और सदिच्छा, इतनी चीजें याद कर लेना लाइन से। इसको इसी वजह से मैंने पहले लिखा दिया था। अब आप आ जाओ, कहाँ तक हो गया था, तीसरा ये इलस्ट्रेशन खुल रहा था, ठीक, इतनी चीजें यहाँ से पढ़ना है। तो आपको बता दिया ना इलस्ट्रेशन, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता चला जाऊंगा। जैसे इसमें एक क्वेश्चन पूछता है, देखो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ क्या क्या क्वेश्चन पूछता है कि क्वेश्चन पूछता है या वाई के विरुद्ध नुकसान के लिए जो या के कुत्ते द्वारा जिसका हिंसक होना वाई जानता था, अभी आपको पढ़ाया, ये एग्जाम में आया यूपीजे में 2013 में, वाद लाता है इस तथ्य का कि पूर्व में वाई के कुत्ते ने ए, बी और सी को काटा था, सुसंगत होगा, असंगत होगा, अग्राह्य होगा, अविश्वसनीय होगा। तो क्या होगा, ये विशिष्ट फैक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, सुसंगत हो जाएगा। स्पष्टीकरण 1 से पकड़ो, उसका नॉलेज था, ये विशिष्ट फैक्ट हो जाएगा, ये सेक्शन 14 में रिलेवेंट सुसंगत हो जाएगा। तो आप कहां से पकड़ लिए, सेक्शन 14 के इलस्ट्रेशन से आपने ये चीजें पकड़ ली, 81 हो गया। पूछ लेगा, अब जैसे पूछता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न में से किस धारा में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न में से पूछता है क्वेश्चन, इंडियन एविडेंस, सॉरी पूछता है इंडियन एविडेंस एक्ट में किस स्पष्टीकरण में दिया गया है पूर्व दोष सिद्धि। स्पष्टीकरण 1 दिया है, स्पष्टीकरण 2 दिया है, तो किसमें पूर्व दोष सिद्धि दिया है, तो पूर्व दोष सिद्धि तो आपका किसमें दिया गया है, सेकंड वाले में दिया गया है। पूर्व दोष सिद्धि किसमें दिया गया है, सेकंड वाले में दिया गया पूर्व दोष सिद्धि। पूर्व दोष सिद्धि याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछा गया है, कई लोग स्पष्टीकरण 3 मार के आ गए, तो स्पष्टीकरण 2 हो जाएगा, लिख नहीं पाता हूँ लेकिन इस पे लिखना बड़ा दिक्कत है, सेकंड, ठीक। तो आपका ये हो गया। इतनी चीजें मैंने, जो इतने एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। जहां तक कि अब इससे आई होप इससे एक क्वेश्चन सेक्शन 14 से जरूर आएगा, और इसको गलत मत करना प्लीज, इसको जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ लेना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने बिल्कुल निश्चित है। इससे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन से आएगा, नहीं तो सेक्शन से उठा के जितनी जहां जहां पूछेगा वो पूछता। चलो अब आप आ जाओ किस पे, अंगा पे आ जाओ। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया, ये पूछा है, ये भी पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा, अरे सॉरी, चलो
ये भी पूछा, ये इम्पोर्टेंट है। क्या पूछा है? का पर खा की ख्यात की अपहानि करने के आशा, अभी आपको बताया था, आशय से एक लांछन प्रकाशित करने की खा की मानहानि करने का अभियोग है। यह तथ्य कि खा के बारे में का ने पूर्व प्रकाशन किए थे, जिनमें खा के प्रति का वैमनस्य दर्शित, उसका पहला जो प्रकाशन था उससे ही क्या उसके वैमनस्य दर्शित होता है। इस कारण सुसंगत है कि उसने प्रश्नगत विशिष्ट प्रकाशन द्वारा खा की ख्यात की अपहानि करने का आशय साबित होता है। ये तथ्य कि का और खा के बीच पहले कोई झगड़ा नहीं हुआ और कि का ने परिवारगत बात को जैसा सुना था वैसे ही दोहराया था, तो यह दर्शित करने के नाते कि का आशय का की ख्याति का अपहान करने का नहीं था। तो वो दिखा सकता क्या कि कोई झगड़ा नहीं हुआ था और उसने जो बातें की गई हैं तो जैसा उसने सुना और जैसा उसने परिवार में देखा वैसी ही बातें उसने दोहरा दी, तो ये क्या माना जाएगा? ये अपहानि नहीं मानी जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका अंगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? उसका इंटेंशन देखने से पता लगता है। यहाँ पे क्या? उसका आशय। आशय पकड़ो, अभी तक हम लोग ज्ञान पढ़ रहे थे, अब क्या हो गया? अंगा में आशय से संबंधित। ये पकड़ो, यही एग्जाम में पूछ सकता है कि अंगा किससे संबंधित? आशय से संबंधित है। ठीक, अब हो गए इसमें आपका इतना हो गया। अब आप आ जाओ नीचे, और ये सब छोड़ दो, जो इम्पोर्टेंट है वही, क्योंकि 16 इलस्ट्रेशन पढ़ाना आसान नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। ये कौन सा आया था? ये आया, हाँ मिल गया। चलो आप आ जाओ, ये भी खूब पूछता है, ये इलस्ट्रेशन खूब पूछता है, इसको इम्पोर्टेंट ये भी कर लेना। का ऐसी उपेक्षा के लिए खा पर वाद लता, मतलब उपेक्षा मतलब जानबूझकर उसने गलती किया इसलिए उस पर क्या लाता है? खा पर वाद लाता। कौन लाता? का। खा ने उसे युक्त रूप से अनुपयोग गाड़ी को भाड़े पर देने के द्वारा, जिससे का को क्या हुई? क्षत हुई। यह तथ्य कि उस विशिष्ट गाड़ी की त्रुटि की ओर अन्य अवसरों पर, मतलब जैसे उसके पास कई गाड़ियां हैं ABCDEFGH, और जो गाड़ी मान लो ए गाड़ी उसने ए को दी, जैसे मान लो लाल कलर की गाड़ी उसने दी ए को, तो ए को जो लाल गाड़ी को दी उसको अन्य अवसरों पर भी खा का ध्यान आकृष्ट कराया गया था कि वो ठीक नहीं है। तो यह तथ्य कि खा उन गाड़ियों के बारे में जिन्हें वह भाड़े पर देता था अभ्यासता उपेक्षावान था या विसंगत था। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे क्या समझ में आता है? ये मतलब उपेक्षापूर्ण, उसके उपेक्षापूर्ण, वो भाई लापरवाह था। उपेक्षापूर्ण मतलब लापरवाह, ध्यान ही नहीं देता था। उसको बार बार उस गाड़ी के बारे में बताया गया। जैसे आपके पास 50 गाड़ियां हैं, कोई BMW है, कोई मर्सिडीज है, कोई इनोवा है, कोई कुछ है, तो इनोवा मान लो बार बार खराब होती है और आपको बताया कि इनोवा में ये चीज़ों की समस्या, और आप उसे सुधारते नहीं और उसे किराए पे बार बार दे देते हैं, तो आप उस उपेक्षावान के लिए दोषी ठहराए जाएंगे। लेकिन आपके पास कई गाड़ियां हैं, उसमें पता नहीं किस में क्या दिक्कत है, आपको पता ही नहीं है, सब गाड़ियों में दिक्कत है, तो उसके लिए आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकेगा। तो ये इलस्ट्रेशन हो गया। अब आ जाओ इसके नीचे वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। का साशय आसन द्वारा, मतलब आसन मतलब खतरा द्वारा डरा के खा की मृत्यु करने के कारण हत्या करने के लिए। आसन मतलब क्या होता है? आसन मतलब क्या होता है? शूटिंग करने, मतलब उसको शूट करने के लिए। का आशय था कि आसन द्वारा मतलब शूट करके खा की मृत्यु कारित करने के लिए, हत्या के लिए विचारित, कि उसने का ने खा को गोली मारी, इसके लिए उसका विचारण चल रहा है। यह तथ्य कि का ने अन्य अवसरों पर खा पर आसन, मतलब कि यह तथ्य दिया जा रहा है कि जो का था वो पिछले कई अवसरों पर खा को शूट कर चुका था लेकिन वो बच जा रहा था। का खा द्वारा आसर करने का आशय दर्शित करने के नाते सुसंगत है, मतलब उसका ये पिछली। लेकिन अब देखो क्या कहता है,
मतलब उसने खा को पहले भी मारने की कोशिश की थी लेकिन वो बच जा रहा था, तो उसके वो फैक्ट्स रिलेवेंट हो, सुसंगत हो जाएंगे। क्या? उसका इंटेंशन बताने के लिए, उसका इंटेंशन बताने के लिए। ठीक है, ये स्पष्ट इलिस्ट्रेशन पे आधारित है। ये उसका उसका इंटेंशन बता देता है कि उसने पहले भी मारने की कोशिश, उससे पूर्व में भी उसको मारने की कोशिश की थी। पूर्व दो सीध वाला इलिस्ट्रेशन सेकंड नहीं है, तो ये इलिस्ट्रेशन सेकंड पे आधारित है, इलिस्ट्रेशन सेकंड पे आधारित हो जाएगा ये। ठीक है, यह तथ्य कि का लोगों पर उनकी हत्या करने के आशय से शासन अभ्यासी था विसंगत। अब ये नहीं कि वो और लोगों पे गोली चलाता था और लोगों को मारता था, तो वो दो कि ये और लोगों को भी गोली मार चुका तो इनको भी गोली मारा हो। जैसे उसने मुझे गोली मारी, अब हमारा जो वकील है, आप जैसे मान लो वकील हो, तो आप मेरी तरफ से वकील हो, आप जाके न्यायालय में कहते हो कि ए जो था वो प्रखर को गोली मारने से पहले वो और लोगों को भी गोली मार चुका, तो ये विसंगत होगा। लेकिन आप क्या दोगे न्यायालय में? आप वकील होगे तो न्यायालय में क्या चीज प्रस्तुत करोगे? न्यायालय में प्रस्तुत करोगे कि इसने प्रखर को पहले भी मारने की कोशिश की थी, पहले भी इसने कई अवसर पर प्रखर को शूट करने की कोशिश की थी लेकिन प्रखर बच गया था, इस वजह से ये चीज रिलेवेंट हो जाएगी इलस्ट्रेशन सेकंड में। ठीक, इतनी चीजें हो गई। तो आपकी इतनी चीज़ें, और इलस्ट्रेशन इसमें ज़्यादा आता नहीं है। इतने इलस्ट्रेशन बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना, इसके क्वेश्चन घटना चक्र से ज़रूर देख लेना पीटी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मैंने पढ़ा दिया, जाके देख लेना, एक क्वेश्चन पीटी का नहीं छूटेगा, लेकिन प्लीज़ इसको रिवाइज जरूर कर लेना क्योंकि इससे आने वाले एपीओ की भी वैकेंसी आने वाली है, जे की भी वैकेंसी आने वाली है, और इससे दोनों में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रहेंगे। ओके, आप लोगों को कोई भी परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए, कई लोगों के पास शेयर कर दीजिए। मेरी मेहनत सफल हो गई, और कई लोग पढ़ेंगे ना तो उससे ये होगा कि मुझे पता चलेगा कि मेरी क्या कमियां, कई लोग पढ़ेंगे तो उससे मेरी कमियों को भी पता कि क्या चीज़ और आप लोगों को मैं दे सकता हूँ, कहाँ मेरी गलती हो रही है, तो उससे मैं दिन प्रतिदिन और सुधार करता चला जाऊँगा। ओके, थैंक यू।